पिया का घर प्यारा लागे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। ओ मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कोई मायके को दे दो संदेश, हो जाके मायके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। वेदिका शीशे में तैयार होते हुए अपने आप को देख रही थी और ऐसे गाना गाते हुए बहुत खुश थी। आखिर एक बहू अपने ससुराल में इतनी खुश कैसे हो सकती है? आखिर उसे किस बात की इतनी खुशी थी? चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे देखो, वेदिका को प्राइवेट स्कूल में डालने की क्या जरूरत है? उसे तो एक ना एक दिन शादी करके दूसरे घर चले जाना है। मेरी मानो तो वेदिका को साधारण स्कूल में डाल देते हैं, यानी कि सरकारी, और हमारे रोनित को प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं। सही बोल रही हो तुम। वैसे भी लड़कियां तो पराई ही हो जाती हैं एक ना एक दिन। इस तरह ममता और दुर्गेश वेदिका को सरकारी स्कूल में डाल देते हैं और रोनित को प्राइवेट स्कूल में। अभी वेदिका 10 साल की थी, लेकिन जिस तरह रोनित को घर में सभी प्यार करते थे, उसी तरह बेचारी वेदिका को कोई प्यार नहीं करता था। पापा जी आप आ गए। ऑफिस से मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए हो या नहीं? मैंने आपको कहा था ना कि मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना। लाया हूँ बेटा, ये लो चॉकलेट। तभी वेदिका भी आती है। पापा जी, आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए हो? दुर्गेश एक ही चॉकलेट लेकर आया था, लेकिन उसके बैग में एक छोटी सी टॉफी पड़ी थी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये टॉफी लेकर आया हूँ। बस एक छोटी सी टॉफी? एक छोटी सी टॉफी में मेरा क्या होगा पापा? आप हमेशा ऐसे ही करते हो। रोनित के लिए आप चॉकलेट लेकर आते हो और मुझे बस एक टॉफी देते हो। बस करो वेदिका, तुम्हारे पिताजी अभी ड्यूटी से आए हैं, थके हुए हैं। चलो तुम मेरी काम में मदद करवाओ। लेकिन माँ, मुझे तो अभी पढ़ाई करनी थी। एक दिन पढ़ाई नहीं करोगी तो कुछ नहीं चला जाएगा। चलो जल्दी से कपड़ा उठा लो और पूरा डाइनिंग टेबल साफ करो। इधर रोनित वीडियो गेम के साथ खेल रहा होता है, उधर वेदिका को पढ़ाई करने को भी नहीं मिलती। वह रात को अपने माँ और पिता के सोने के बाद जैसे तैसे करके पढ़ाई करती है और फिर सो जाती है। धीरे धीरे वह बड़ी हो जाती है और अपना स्कूल पास कर लेती है। पता है आपको, आपकी बेटी पूरे स्कूल में टॉप करके आई है। 99.9 मार्क्स आए हैं 100 में से। बस माँ, अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना है। अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम्हें घर के काम सीखने चाहिए। कुछ ही समय में हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, इसलिए आगे की पढ़ाई की क्या जरूरत है? आगे जाकर भी तुम्हें चूल्हा चौका ही तो संभालना है। लेकिन पिताजी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तभी दुर्गेश के फोन पर फोन आता है। हेलो भाई साहब, कैसे हो आप? अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया। मैंने आपको बताया था ना, मेरा बेटा 12वीं कक्षा पास कर चुका है और उसके आगे की पढ़ाई के लिए मैं उसे विदेश भेज रहा हूँ। टिकट वगैरह मैंने करवा दी है, बस आप वहां पर मेरे बेटे का ध्यान रखिएगा। फोन पर ऐसा कहते हुए दुर्गेश वहां से चला जाता है। वेदिका ये सुनकर अपनी आंखों में आंसू लिए आती है। मैं इस घर की बेटी हूँ, तो क्या मेरा आगे की पढ़ाई करने का कोई अधिकार नहीं? रोनित को तो मेरे माता पिता विदेश भेज रहे हैं, फिर पता नहीं क्यों मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं। वेदिका चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसे पेट में बहुत दर्द होता है और उसके पीरियड्स आ जाते हैं। बाथरूम जाती है, फिर बाहर आती है, लेकिन पेट के दर्द से उसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, जिसके चलते वह अपने बिस्तर में बैठ जाती है। वेदिका, वेदिका, कहाँ हो तुम? अरे सुनाई नहीं दिया तुम्हें? माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब कौन सी मौत पड़ गई तुझे, जो पलंग को ही पकड़कर बैठी है? माँ, मेरे पीरियड्स आ गए हैं, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये तो हर महीने का है, जरा सा कुछ होता नहीं है और तू बहाना लेकर बैठ जाती है। तेरे ये नखरे मैं नहीं झेलूंगी, चुपचाप खड़ी हो जा, अभी घर के बहुत सारे काम पड़े हैं। ममता एक माँ होकर भी अपनी बेटी की परेशानी को समझ नहीं पाती और उस घर के सारे काम करवाती है। कुछ दिन बाद वो लोग उसके लिए लड़का ढूंढ लेते हैं। जो मायके में सिखाया है, ससुराल में जाकर वैसा ही करियो, कहीं मेरी नाक मत कटवा देना। मेरी शादी क्यों करवा रहे हो?
मैं दूसरे घर नहीं जाना चाहती। वहाँ मैं किसी को नहीं जानती, मैं वहाँ कैसे रहूंगी? हे भगवान, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अरे लड़कियां वैसे भी पराया धन ही होती हैं, एक ना एक दिन उन्हें अपने ससुराल ही जाना होता है। इस तरह ममता और दुर्गेश वेदिका की जबरदस्ती शादी करके उसे उसके ससुराल भेज देते हैं, जहाँ उसकी ननद और सास उसका गृह प्रवेश कराती हैं। हाँ जाओ भाभी, घर के अंदर, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है, बहू बहुत प्यारी है। जा प्रिया, अपनी भाभी को उनका कमरा दिखा दे। प्रिया कुछ देर आराम करने के लिए अपनी भाभी वेदिका को अपने भाई के कमरे में छोड़ देती है। कुछ देर बाद वह उसकी रसोई की रस्म के लिए उसे बुलाने आती है। चलो भाभी, आपकी पहली रसोई की रस्म है, मैं आपको रसोई दिखा देती हूँ। प्रिया वेदिका को रसोई दिखा देती है और वहां से चली जाती है। कितनी बड़ी रसोई है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कहाँ पर क्या सामान रखा है। मेरे ससुराल वाले कितने अमीर हैं, कहीं उन्हें ये ना लगे कि इस लड़की को कुछ भी बनाना नहीं आता। वेदिका सबसे पहले चाय बनाने के लिए चीनी और चाय पत्ती ढूंढती है, लेकिन उसे नहीं मिलती। हार कर उसे अपनी नंद को बुलाना पड़ता है। जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं खुद ही कर लेती अगर मुझे सब कुछ पता होता तो। मुझे नहीं समझ आ रहा कि कौन सा सामान कहाँ पर है। अरे अरे भाभी रिलैक्स, भला इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? ये तो मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि आप यहाँ पर नहीं हो और मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। रुको, मैं आपकी मदद करवाती हूँ। इस तरह वेदिका की पूरी मदद करती है वो, हर वक्त उसके साथ रहती है। वेदिका अपने हाथों से खीर, चाय और आलू पूरी की सब्जी बनाकर सभी के लिए लेकर आती है। अरे वाह बहू, तूने तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई है। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी इतनी टैलेंटेड है, हाँ, कि वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है। ये लो डायमंड नेकलेस, मेरी तरफ से शगुन। पवन के शगुन देते ही अमृता भी अपनी बहू को शगुन देती है। सब लोग पेट भर कर उसके हाथों का बना हुआ खाना खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। पहले दिन जैसे तैसे करके वेदिका को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रात को वेदिका को पीरियड्स हो जाते हैं, जिसके चलते अगले दिन वह सुबह जल्दी उठ नहीं पाती। भाभी भाभी, आप अभी तक सो रही हो? वेदिका बिस्तर से उठती है और अपनी आंखें मसलने लगती है। उसकी एक नजर घड़ी पर पड़ती है। ये क्या, सुबह के 11 बज गए, मैं तो बहुत ज्यादा लेट हो गई। पवन जी को नाश्ता भी बना कर देना था। मुझे माफ कर दो नंद जी, दरअसल रात को मुझे पीरियड्स हो गए थे, इसलिए मेरी आंख खुल नहीं पाई। ओह नो, ऐसा है क्या? आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए यहीं पर नाश्ता लेकर आती हूँ और आपको बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है। प्रिया के मुंह से ये सुनते ही वह उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। तुम कितनी अच्छी हो नंद जी, आज तक मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कभी किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि मेरी खुद की माँ ने भी कभी पीरियड्स के समय मेरी देख रेख नहीं की, मुझसे बहुत सारे काम करवाया करती थी। वेदिका प्रिया से ये सब कही रही थी कि तभी वहाँ अमृता आ जाती है। अरे क्या हुआ प्रिया, तुम्हारी भाभी इस तरह क्यों रो रही है? अमृता के पूछने पर प्रिया अपनी माँ को अपनी भाभी के मायके वालों के बारे में सब कुछ बताती है, जिसके चलते अमृता अपनी बहू के सर पर हाथ रखती है। अरे चिंता मत करो बहू, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और रही बात तुम्हारे मायके वालों की, तो बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटी जन्मी जाती है। अगर उन्हें तुम्हारी कदर नहीं तो क्या हुआ, हमें तुम्हारी कदर है। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी की तरह रहोगी। अमृता ऐसा कहकर अपनी बहू को गले से लगा लेती है। इस प्रकार अमृता और प्रिया वेदिका के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, उसे शॉपिंग भी कराते हैं और उसकी मनपसंद की जगह पर उसे घुमाने भी लेकर जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक दिन अचानक से वेदिका की माँ का उसके पास कॉल आता है। मैं तो भूल गई बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। अरे किसका फोन है? ओहो माँ। बेटी तू जल्दी से घर पर आ जा, हमें तेरी बहुत जरूरत है। फोन पर अपनी माँ को रोते हुए देखा वेदिका से जरा भी रहा नहीं जाता। वो अपनी ननद और अपने पति के साथ अपने मायके पहुंच जाती है, जहां वह अपने भाई को एक फॉरेनर लड़की के साथ खड़े देखती है। क्या बात है, ये लोग भी यहाँ आ गए? चलो अच्छी बात है, सभी के सामने ही शुभ कार्य हो जाना चाहिए। चलो माँ पिताजी, जल्दी से मेरी प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करके सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, क्योंकि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं विदेश में ही अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। ये सुनते ही वेदिका को बहुत तेज गुस्सा आता है।
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोनित को एक जोरदार तमाचा मारती है। ये सब बोलने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा माँ पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुम उन्हें बिना बताए इस अंग्रेजन मैडम से शादी करके यहाँ ले आए और उनसे अब उनकी प्रॉपर्टी भी छीन रहे हो। मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं होने दूंगी। अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। रोनित ये सुनकर वहां से जाने लगता है। कहाँ जा रहे हो? इन बूढ़े माँ बाप को छोड़कर। मेरी शादी हो गई है, अब उनका ख्याल कौन रखेगा? अरे जिन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि तुम आज डॉक्टर बन चुके हो, और तुम इन्हें ही छोड़कर जा रही हो। वेदिका अपनी ही बातों से अपने भाई को उसकी गलती का एहसास दिला देती है, जिसके बाद रोनित अपनी गलती की सभी से माफी मांगता है। ये देख ममता अपनी बेटी वेदिका को गले से लगाकर रोते हुए कहती है, मैंने बचपन से तेरे साथ अभी तक कितने अत्याचार किए, कितना कुछ कहा, लेकिन आज तूने अपना बेटी होने का फर्ज निभाया। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। जो हुआ उसे भूल जाओ माँ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह वेदिका अपनी ननद और अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल आ जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं उसके मायके में भी अब सब कुछ ठीक हो जाता है और वो भी खुशी से रहने लगते हैं।